हेलो भाई जी यार, स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कि क्लास कक्षा 10 का जो होता है रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण होता है और जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला पाठ है, तो आज हम आपको ये बताएंगे। तो देखिए क्या होता है। तो ऐसा होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ से एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फिर से कि जैसे हमारे पास एक 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 पदार्थ हो गया या एक से अधिक हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। नए पदार्थ का, नए गुणधर्म का। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन। अब एक से एक या एक से अधिक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, जल। तो इसका मतलब जल जब बना तो ये क्या हो गया, ये नया पदार्थ हो गया। तो तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको बताना है वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ से एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण देख ले अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म जब करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। तो इससे देखिए दो उत्पाद बना है। एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आगे का होता है, ठीक है, जो ये आगे का होता है इसे कहते हैं अभिकारक, और जो लास्ट जो उत्पाद मतलब कि जो बनता है इन दोनों के मिलने से इसे कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो आइए इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे वो क्या जाएगा, अभिकारक देखते हैं हम लोग। तो अभिकारक में वो क्या जाएगा, ये पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और O2 भाग लिए हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और O2 भाग लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और O2 भाग लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा। अब अगला देखते हैं उत्पाद क्या होता है। किसी अभिक्रिया के द्वारा बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लिया है, अब इसके द्वारा जो भी बनेगा, इसके द्वारा जो भी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा। जैसा कि हम अभी आगे भी बताएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और O2 लिया तो H2O बना, तो इसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। और रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना होती तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना हम लोगों को क्लास 10वीं में 5 है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसको कहते हैं कम्बिनेशन। और दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से दोनों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अब हमने आपको अभिकारक बताया, ठीक है, कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो क्या हो गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्या होता है, मतलब कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, मतलब जिसमें अभिकारक के मिलने से, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक बस एकल उत्पाद का निर्माण होगा, इसमें दो होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें दो होगा ही नहीं। तो जब एकल उत्पाद का निर्माण होगा तो क्या, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अब उसमें पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और इसका जो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया क्या, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना और जल ले लेते हैं।
जब इसको बनाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बताइए, जो बिना बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, अगर उसे हम जल में मिलाएंगे तो वो बुझ जाएगा। जब हम बाजार से चूना लेकर आते हैं वो वाला, जब पुताई करनी होती है तो हम बाजार से लेके आते हैं, तो उसको पानी में नहाते थे, देखते हैं कि उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है वो। जब उबल जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो बूझा, मतलब कि बूझ जाता है, तो बूझा हुआ चूना आ जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब अगर हम CaOH के होल ट्वाइस है, ठीक है, अब देखिए CaOH जो है, अगर इसका जो होल ट्वाइस है, इसको कहते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा जब ये आर्द्र, ठीक है, आर्द्र मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया कर लेगा तो ये संगमरमर बना लेता है। क्या बना लेता है? संगमरमर, CaCO3, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और जल बना लेता है। ठीक है, क्या होता है? जल बना लेता है। अब जो CaCO3 होता है, CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका नाम जो दिया जाता है इसको, ये होता है संगमरमर। तो आपसे एक नंबर में पूछेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? CaCO3। ठीक है, तो आपसे पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे CaCO3। और देखते हैं हम अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, क्या पढ़े थे कि दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलने से एक उत्पाद का निर्माण होगा तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये देखिए, एक यहाँ पे अभिकारक ए हो गया, एक अभिकारक ए, तो दो अभिकारक के मिलने से एक उत्पाद बन गया। ठीक है, क्या बन गया? एक उत्पाद बन गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो पहले ही बता चुके हैं, तो फिर भी देख लीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या होगा? H2O का निर्माण हो जाएगा। तो दो अभिकारक है, मिलने से एक उत्पाद का निर्माण हुआ, तो ये भी क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, सल्फर हमारे पास है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे भी एक अभिकारक, दो अभिकारक बना, क्या? एक उत्पाद बन गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला हम, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। अब संयोजन जो अभिक्रिया होती है, जो यहाँ पे बताए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बताए थे, उसी में संयोजन अभिक्रिया होता है। और एक होता है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है, और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया देखते हैं। तो ऐसा अभिक्रिया, ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा, जिसमें अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर में पूछेगा कि आप ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा और उदाहरण बताइए। तो सीधे सीधे हम बताएंगे, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। अभिक्रिया के दौरान देखिए, ऊष्मा क्षेपी, अब क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, तो ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे मेथेन। मेथेन को क्या कहते हैं? देखिए CH4 होता है मेथेन। ठीक है, क्या होता है? मेथेन होता है। इसको मार्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन को मार्स भी कहते हैं, या इसको कहते हैं, अगर कोई कह ले कि प्राकृतिक दहन, तो यहाँ पे मेथेन लेते हैं। तो मेथेन का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होगा, ठीक है, मेथेन का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे H2O बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O बनाएगा, और जो ऊष्मा होती है, ठीक है, और जो ऊष्मा होती है वो निकलती है। जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? निकलती है। अब शोषण भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, शोषण भी क्या है? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं शोषण के द्वारा ऊष्मा को मुक्त करती हैं। जो हमारे सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, श्वसन जब हम लेते हैं तो उसके द्वारा जो होता है ऊष्मा मुक्त होता है। इसका रिएक्शन देख लें तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं क्या? ठीक है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा
मतलब अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और दूसरा H2O बन जाएगा। और जो होगा यहाँ पे ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी, ऊष्मा जो होगी वे उत्पन्न होगी। तो आगे देखते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ऊष्मा क्षेपी तो हो गया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है अभिक्रिया के दौरान। अब ऊष्मा अवशोषित करेगा, क्या करेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। वे अभिक्रिया, एक बार फिर से सुन ले, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले लें, ठीक है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे Ba कितना देगा, Ba2+ देता है, OH माइनस देता है, और यहाँ पे NH यहाँ पे हो जाएगा NH4+Cl-। तो जो होता है कि हमारे पास जो प्लस वाला होता है वो हमेशा माइनस के साथ जाता है, जो प्लस वाला है वो दूसरे के हमेशा माइनस के साथ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2+ दिया है तो यहाँ पे जाएगा Ba2+ हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा Cl। तो अब जो 2 है इसके क्लोरीन क्या आ जाएगा, और जो माइनस है 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो -1 है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पे Cl। अब देखिए जो 2 है यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो BaCl2 बना लिया है प्लस। अब देखिए अमोनियम जो होता है, जो NH4 जो होता है क्या देता है, NH4+ देता है। तो NH4+ दिया तो ये इसके माइनस वाले के साथ जाएगा तो NH4OH हो जाएगा, ठीक है, NH4OH हो जाएगा। अभी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम आगे बता देंगे। अभी आप देख लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या करते हैं मैंने आगे बताया था। हाँ बताइए, संगमरमर, हाँ ठीक है, संगमरमर होता है। और क्या हो गया, जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, जो डेल्टा का निशान है इसका मतलब हो गया कि इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट जाता है। अभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हम अगला देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती हैं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। देखिए अब सीधे सीधे देखिए कि मैंने संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया था कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास 2 अभिकारक होते हैं या उससे अधिक, 2 क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक होते हैं, उससे एकल उत्पाद का निर्माण होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक अभिकारक होगा और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया का क्या है, विपरीत है। तो आगे हम लोग देखेंगे ये उसमें वियोजन अभिक्रिया की 3 प्रकार होती हैं। तो पहला जो है इसमें पढ़ना उसमें वियोजन, मतलब कि जब हम किसी को हीट देंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यह अपने अवयवों में टूट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ पे हम ले लें फेरस सल्फेट FeSO4 ले लें, ठीक है, क्या ले लें, FeSO4, जो ये होता है इसको सल्फेट कहते हैं, इसको आयरन, तो क्या इसको फेरस, ठीक है, फेरस भी कहते हैं। तो फेरस सल्फेट अगर हम ले लें तो अगर इसको हम गर्म कर दें, ठीक है, गर्म कर दें तो यहाँ बन क्या जाता है, फेरिक ऑक्साइड। इसका सूत्र याद कर लीजिए Fe2O3, इसको कहते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये सॉलिड होता है। और जो यहाँ पे यस लिखा है इसका मतलब हो गया सॉलिड, ठीक है, प्लस, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब वही चूना पत्थर या संगमरमर वाला उदाहरण है। तो इसको जब गर्म करेंगे तो बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं FeSO4 × 7H2O। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा FeSO4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7H2O में टूट जाएगा, H2O में
क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये इतना हो गया रिएक्शन। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो अगला रिएक्शन हमारा यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट, इसका नाम है जो लेड नाइट्रेट है। तो हो क्या जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे एक लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो अगला जो है वो है विद्युत वियोजन द्वारा। तो जो हमारे पास जल होता है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारे पास जल होता है, इसको जब दो संबंधी एक में विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये दोनों आपस में टूट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या ले लें, देखिए यहाँ पे हम H2O ले लें, ठीक है, तो H2O ले लेंगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे 2 करना होगा। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 2 करना होगा। तो यहाँ पे जो 2 आया है, ठीक है, यहाँ पे जो 2, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे जो 2 आया है और 1, तो ये 2 संबंधी 1 का अनुपात हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, 2 संबंधी 1 का अनुपात हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब जल का विद्युत वियोजन किया जाता है तो कितने अनुपात में टूटता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में कि जब जल का विद्युत वियोजन किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने के अनुपात में टूटता है। तो यहाँ पे 2 संबंधी 1 सही हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला देखेंगे प्रकाशीय वियोजन। क्या होगा हमारे पास अगला, प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए तो इसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन होगा, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें एक तो हो गया हमारे पास ऊष्मा के द्वारा, दूसरा हो गया प्रकाशीय विद्युत वियोजन, तीसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन। तो इसमें प्रकाश के द्वारा हम वियोजन अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लिए जैसे सिल्वर क्लोराइड ले लिए, क्या ले लिए, सिल्वर क्लोराइड ले लिए जो कि सॉलिड होता है। अब इसको जब सूर्य का प्रकाश देंगे, ठीक है, जब इसको सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये दो उत्पाद में टूट जाएगा। अब यही तो पढ़े थे कि अगर एक अभिकारक से 2 उत्पाद बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे एक तो सिल्वर धातु बना ले रहा है और यहाँ पे एक क्या बना ले रहा है, क्लोरीन। इसी तरह ब्रोमीन वाला भी अभिक्रिया होता है, ठीक है, क्लोरीन हो गया ब्रोमीन, इसी प्रकार अभिक्रिया होगा। तो एक बनाएगा सिल्वर बना लेगा, दूसरा हो जाएगा ब्रोमीन। अब जो इसमें सिल्वर बनाता है, ठीक है, इसमें पूछता है कि जो सिल्वर धातु बनती है यदि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाए तो क्या होता है। तो उसमें होता है कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जो होता है, अब यहाँ देखिए जो सिल्वर होता है, देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग होकर सिल्वर धातु बनाता है। इसका जो सिल्वर धातु यहाँ बना है ये कैसा होगा, ये धूसर रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धूसर रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धूसर रंग का हो जाएगा। अब अगला हमारे पास है विक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, यहाँ पे हम काट दिए हैं, यहाँ पे होगा अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पे अब इसका उदाहरण देखेंगे। चलिए तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आयरन हो गया और यहाँ पे हमारे पास कॉपर हो गया। तो जो ये आयरन है, ठीक है, जो हमारे पास आयरन है मतलब कि जो Fe है ये कॉपर, ठीक है, कॉपर से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो आयरन होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को उसके विलयन से मतलब कि उसकी यौगिक से विस्थापित। अब देखिए यहाँ पे ये देता है क्या, आयरन कितना प्लस देता है, 2 प्लस देता है, और यहाँ पे कॉपर है ये भी 2 प्लस देता है, ठीक है, और ये SO4 -2 देता है। तो ये चार्ज भी हम अलग वीडियो में बनाएंगे तो उसको आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो आयरन जो है SO4 मतलब कि अब देखिए हम हमेशा बताते हैं कि जो प्लस वाला होता है ये माइनस के साथ जाता है, किसके साथ जाता है, माइनस के साथ। तो यहाँ बनेगा क्या, FeSO4, ठीक है, क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यही तो होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से क्या है, जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर को ये भी विस्थापित कर देगा तो ZnSO4 बना लेगा, और यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया है तो कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह अब Zn भी यहाँ 2+ देता है, Cu भी यहाँ पे 2+ देता है, SO4 -2 देता है। तो Zn SO4 माइनस हमेशा प्लस के साथ जाता है, हम बहुत बार बता चुके हैं और आगे बताएंगे भी। ZnSO4 हो गया और यहाँ क्या हो गया, कॉपर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया Pb जिसको कहते हैं लेड। लेड को जो हमारा होता है शीशा, इसी का नाम है लेड। तो ये लेड हो गया, लेड भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। लेड भी क्या होगा, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा। ये भी कॉपर को क्या कर देगा, उसके यौगिक से अलग करके उसकी जगह अपने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Pb भी 2+ देता है, Cu देखिए 2+ देता है। तो यहाँ पे वो क्या जाएगा, Pb इसको जब अलग कर देगा तो PbCl2 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। तो इतना हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप बस इतना याद रखिए। ये हम लोग आगे धातु अधातु में है सक्रियता से रेडी, तो वहाँ पे हम लोग ये पढ़ लेंगे। तो आगे चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अब देखिए इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सामान्य सूत्र यही है। तो इसमें होता क्या है कि अगर AB हमारे पास है प्लस CD है, तो AB वाला जो है ये AD के साथ चला जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। AB वाला AD के साथ चला जाता है और B जो C है ये क्या होता है, B के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए AD वाला क्या हुआ है, A वाला D के साथ चला गया है, यहाँ पे तो दिया है प्लस। अब जो हमारे पास C है ये B के साथ चला गया है। तो देखिए आते हैं, तो अगर हम मान लें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ पे कि हमारे पास A है, ये B है और ये है, मान लो ये B है, ये A है और ये हमारे पास क्या है, ये C है, ये D है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि A वाला B के साथ चला गया, किसके साथ, D के साथ चला गया। तो इसको A को उठाएंगे, ठीक है, A को उठाएंगे और D के साथ इसको भेज देंगे। तो यहाँ पे वो क्या जाएगा, देखिए वो क्या जाएगा यहाँ पे। अब ये मतलब किसी को आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बनेगा क्या, आप देखिए C वाला किसके साथ है, C वाला किसके साथ है, C वाला हमारे पास आ गया B वाले के पास आ गया, ठीक है। C वाला क्या हो गया, B वाले के पास आ गया। तो देखिए यहाँ बना है, इसको थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो जो Na है, ठीक है, Na है, Na2 Na है, तो Na देखिए Cl D वाले के साथ चला आया, जो A वाला है ये D वाले के साथ चला आया, तो NaCl हो गया। और जो हमारे पास C वाला है ये B वाले के साथ चला गया, तो BaSO4 हो गया। इसी प्रकार हम अगला अभिक्रिया देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास A हो गया, क्या हो गया A, और इसके बाद वाला B हो गया, ठीक है, ये C हो गया और ये क्या हो गया D। तो हमेशा ये जो इसका सूत्र होता है इसको याद रख लिए, ABCD के AB A है जो वो D के साथ जाएगा और जो C है किसके साथ जाएगा, B के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, A वाला हमेशा D के साथ। तो जो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, ये क्या है SO4 के साथ जाएगा, तो Na2SO4 बना लेगा। अब कहेंगे सर Na2SO4 कैसे बनाएगा, तो देखिए इसको भी हम यही भी बता देते हैं। तो हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास Na होता है, जो Na होता है ये बस प्लस चार्ज देता है, ठीक है, क्या देता है, प्लस चार्ज देता है। लेकिन जो ये SO4 होता है, ठीक है, ये -2 चार्ज देता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, बहुत काम देता है। क्या हो गया कि हमारे पास जो Na होता है बस प्लस चार्ज देता है, लेकिन जो हमारे पास SO4 होता है -2 चार्ज देता है। तो ये जो 2 होता है, ठीक है,
माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा माइनस वाला किसी प्लस के साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ। तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास 2 होता है, इसको ठीक इसके एन के ठीक नीचे लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? एन के ठीक नीचे लिख देते हैं, इसके आगे भी नहीं लिख सकते हैं। तो एन के ठीक पीछे लिख दिए तो हो गया यहाँ पे क्या। और देखिए जो प्लस है तो यहाँ पे एक, इसको एक मान लीजिए। तो अगर ये एक है तो इसको अगर इसके नीचे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। देखिए यही वाला ना इसके नीचे लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 और क्या हो जाएगा SO4। तो देखिए हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है, क्या हो गया है, ये बन चुका है। अब देखेंगे कि OH जो है, ठीक है, OH जो है, देखिए जो ये हमारे पास कौन है। अब देखिए हमको देखना है बी वाला और सी वाला। तो बी वाला और सी वाला हमने यहाँ पे सूत्र में बताया था कि जो बी है और सी के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या जाएगा कि O ले लिए, ठीक है, और क्या ले लिए, H ले लिए। तो O और H हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर जो होता है अभिक्रिया, ये देता है माइनस, ये देता है प्लस। तो ये दोनों को जब मिलेगा तो बनाएगा H2O, ठीक है, क्या बनाएगा, H2O। हाँ तो यहाँ से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे OH और OH माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया प्लस, तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। तो अगला रिएक्शन जो है इसको हम देखते हैं। तो सीधे सीधे आपसे इसमें पूछेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण दीजिए, नहीं तो उसमें आपको रिएक्शन दे देगा। जैसा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें बताएंगे, उसमें आपको सीधे सीधे अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कि इस रिएक्शन में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन हो रही है, विस्थापन हो रही है, वियोजन हो रही है, संयोजन हो रही है या विस्थापन हो रही है। तो आपको उसमें से बताना होगा, जैसा कि परीक्षा में भी पूछ सकता है, तो ये सब हमको ध्यान देना होगा। तो अगला अभिक्रिया जो है NaCl प्लस AgNO3, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो होता है साधारण नमक, ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। और क्या होता है, AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। NO3 जो होता है इसको नाइट्रेट कहते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो इसमें देखिए ए वाला क्या हो गया, पहले वाला ए हो गया, दूसरा के वाला बी हो गया, और इसमें ये सी हो गया, और क्या हो गया, डी हो गया। ये वाला क्या हो गया, डी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, सी हो गया। तो ए वाला हमेशा किसके साथ, डी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास Na हो गया, ठीक है। तो डी वाला NO3 है, Na प्लस NO3 माइनस, तो NaNO3 बना लेगा, ठीक है, NaNO3 जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ पे बना है। और Ag क्या होगा, Cl के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे Ag हो गया प्लस, Cl क्या हो गया माइनस, तो Ag क्या बना लेगा, Cl बना लेगा, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। जो अगला अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड है, और क्या है यहाँ पे K2SO4 है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है, अरे पोटेशियम सल्फेट, सॉरी। तो वो क्या जाएगा कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो ए हमेशा डी के साथ जाएगा, तो बना क्या लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, और क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। इसको अभी समीकरण को संतुलित करना हम आगे बताएंगे। तो चलते हैं आगे अब हम लोग। चलिए दोस्तों, तो इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बीच आ चुका है, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण दीजिए। तो वो क्या जाएगा यहाँ पे, जब हमारे पास उपचयन, हम उपचयन अभिक्रिया देखते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे कि हम कह लें किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ और, अगर हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कि कमी हो गई, ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन का कमी हो गया, तो भी क्या हो गया, ये भी उपचयन अभिक्रिया हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे ले लेते हैं H2 प्लस O2 ले लेते हैं, तो बनाता क्या, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारे पास है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं। अब इसके जब बात देखेंगे, रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ जाता है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। तो जब ऑक्सीजन, देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, बताइए, उपचयन अभिक्रिया हो गया।
देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जब अधिकता होगी या वृद्धि होगी तभी तो उपचयन अभिक्रिया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। आगे हम बहुत सा उदाहरण अभी आपको बताएंगे। तो अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में ह्रास, ह्रास या इसको कह लें हम कमी, ठीक है, और वृद्धि को कह लें क्या, अधिकता होता है, अथवा दोनों होता है। मतलब कि वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि भी होगा और हाइड्रोजन में कमी भी होगा, ये दोनों होता है। इसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और होता है हमारे पास, इसको एक और नाम है इसका, जिसका नाम ऑक्सीकरण नाम है। अब हम उदाहरण की बात कर ले इसके, तो बहुत ही प्यारा प्यारा उदाहरण है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक, कार्बन, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या बनाएगा, CO2, क्या बनाएगा, CO2। तो यहाँ पे होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन अकेले था, ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्या था, अकेले था। लेकिन जब हम यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। जब कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो हम इसे क्या कर लेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। अब आपको मतलब कि क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पे कार्बन का, ठीक है, जो यहाँ पे कार्बन है इसका उपचयन हो रहा है कि अभी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग अपचयन, कि इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि कार्बन के यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, उपचयन, मतलब कि ऑक्सीजन, कार्बन जो है इसके ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये उपचयन हो गया। तो अगला है जो हमारे पास फास्फोरस है, और यहाँ पे क्या है, और ये हमारे पास क्या है, इसको कल ये 5 है, ठीक है, क्या है, 5। तो ये जो बनाएगा P2 वो 5 बनाएगा। तो देखिए जो फास्फोरस है, तो फास्फोरस यहाँ पे अकेले है, तो इसके बाद जब गए रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे फास्फोरस में भी जो ऑक्सीजन है इसके, इसमें भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है, ये भी उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे हम कापर ले लें, ठीक है, क्या ले लें, कापर, और ऑक्सीजन है, तो कापर में भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कापर में CuO, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पे कापर अकेले था, यहाँ पे भी वृद्धि हुई। तो ये भी बात कर लें कि ये भी क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो और यहाँ पे हम देख ले हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन का अभिक्रिया देख ले, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सल्फाइड था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फाइड जो हमारे पास सल्फर है, यहाँ पे क्या है, इसके पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन जब अभिक्रिया होगा तो जो ये हाइड्रोजन है ये ब्रोमीन माइनस देता है, ठीक है, और क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस देता है, तो प्लस माइनस दोनों आपस में आकर्षित हो जाते हैं और एक दोनों के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। और यहाँ पे सल्फर अकेले हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सल्फर अकेले हो गया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन था, लेकिन जब यहाँ पे अकेले हो गया तो सल्फर अकेला हो गया। जब अकेला हो गया इसका मतलब ये हो गया कि पहले सल्फर में हाइड्रोजन था, अब अकेले हो गया तो इसमें हाइड्रोजन में कमी आई होगी, तभी तो होगा अकेले, पहले तो था साथ में। तो क्या हो गया, अब छोड़ के भाग गया तो हो गया है माइनस। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की कमी, तो परिभाषा में हम देखे थे कि जब क्या होता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन में कमी होता है तो भी क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। तो अब हम आगे देखेंगे उदाहरण। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और ठीक उसी का है आयोडीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI चल और सल्फर अकेला हो गया, यहाँ पे सल्फर के साथ था तो यहाँ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन की कमी, ये भी उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। मीथेन का जब दहन होता है तो देखिए यहाँ पे मीथेन CH मतलब कार्बन के साथ क्या था, हाँ कार्बन के साथ क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन की कमी हुई है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की अधिकता हुई है, ये भी क्या हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अब अगला जो अभिक्रिया है हमारे पास, इसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। अब देखिए ठीक उसका विपरीत, यदि इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी या ह्रास होगा और इसमें अगर हाइड्रोजन की अधिकता होगी,
तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का जस्ट उल्टा। उसमें ये था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो आगे देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं किसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम लोग परिभाषा से दोनों स्पष्ट हो गया है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी होगी वो उपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी वो अपचयन होगा। तो ये याद में रहेगा। तो अगर मान लो परीक्षा में आ गया रिएक्शन, तो पूछेगा उसमें कि बताइए इस अभिक्रिया में उपचयन या अपचयन हो रहा है, तो किसमें किसका हो रहा है, तो पूछेगा। तो अगर आपको कन्फर्म रहेगा तो आप तुरंत लगा लेंगे। तो कॉपर में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन हम यदि कॉपर को जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर क्या हो गया, कॉपर के पास जो ऑक्सीजन था ये क्या हो गया है? हट गया। ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर का जो ऑक्सीजन था ये क्या हो गया? हट गया। तो जब कॉपर के ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो जो हमारा था यहाँ पे क्या हुई? कमी हुई ऑक्सीजन की। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉपर पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे कॉपर पे ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन में क्या हुई? कमी हो गई। कॉपर के ऑक्सीजन में कमी हो गई। तो जब कमी होता है ऑक्सीजन में तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन। तो क्या हो जाएगा? कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मतलब ऑक्सीजन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे कहेंगे क्या कि जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था नहीं और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया है साथ में, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये क्या हो गया? उपचयन हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि आपको परीक्षा में पूछेगा कि ZnO प्लस सी फिर Zn प्लस CO बना लेगा, तो इसमें पूछेगा कौन कौन किसका उपचयन, कौन किसका अपचयन कर रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ZnO प्लस सी है। ठीक है, क्या है? ZnO प्लस सी है। तो ZnO है, तो जब रिएक्शन हुआ तो देखिए क्या हो गया? Zn अकेले पड़ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? इसका माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया? सीधे सीधे आप लोग बताइए क्या हो गया? ये जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। अब यही भी देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही कार्बन पे, तो ये क्या हो गया? उपचयन हो गया है। अगला जो देखते हैं ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या हो गया? जब रिएक्शन में देखेंगे तो सल्फर अकेले हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? कमी हो गई। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का अगर कमी होगा तो क्या होगा? उपचयन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का अधिकता है। ठीक है, हाइड्रोजन का अधिकता है, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन का दिखता है तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। परिभाषा पढ़े हम लोग। अब देखते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आ गई है जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें होता ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, जैसे कि इस वाले अभिक्रिया में हम लोग पढ़े हैं आगे वाले में। देखिए इन दोनों अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, इसमें भी देख ले अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो उदाहरण है इसको लिख लेंगे, ZnO प्लस सी। तो Zn क्या कर देगा? Zn ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे CO। तो CO को क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा जाता है। तो ये होता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो Zn यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये क्या हो रहा है? जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये क्या होगा? अपचयन होगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजन की देखिए वृद्धि हो रही है तो ये क्या होगा? अपचयन होगा।
अब अगला हम देखेंगे हेडिंग जो है ऑक्सीकारक, ठीक है। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। या उपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ठीक है। उपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसका परिभाषा हो जाएगा एक बार फिर से। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, मतलब ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करवाता है, या या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, मतलब कमी करवाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारे पास अवकारक। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटने के लिए उत्तरदायी होता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को ओ से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को हटने के लिए उत्तरदायी होता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, ठीक। उसका विपरीत है, ऑक्सीकारक का विपरीत है, ठीक, जिसको क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। वह पदार्थ जो हाइड्रोजन, मतलब कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अब जो आ चुका है हमारे पास टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो सब इम्पॉर्टेंट था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सब कोई पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इसको पढ़ो, ठीक है। क्या होता है? संचारण, इसको कहते हैं क्या? कोरिजन। तो होता है इसमें कि जब कोई वस्तु, मतलब कि धातु होती है, तो हवा, जल और नमी, ठीक है, इन तीनों के संपर्क में आता है, तो उसका जो होता है, मतलब संक्षारण होने लगता है। क्या होने लगता है? संक्षारण, मतलब कि उसका ह्रास होने लगता है। जैसे कि हम लोहे की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम क्या करें, लोहे की बात अगर करें, लोहे की बात करें तो हम अगर कोई लोहा लेके आते हैं तो उसे खुली हवा, जल, नमी से क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, मतलब वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कुछ दिनों बाद उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है, मतलब पीले रंग का उस पर कोई परत चढ़ने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? जंग लगना, ठीक है। देखिए, लोहे लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उस पर। जब लाएंगे, उसे छोड़ देंगे खुली वायुमंडल में, तो क्या होगा? लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसे हम लोग जंग कहते हैं। तो वही हो गया, ठीक है। अब चांदी की वस्तुओं की सतह पर काली, ठीक है, जब चांदी की वस्तु ले आएंगे तो इन तीनों के संपर्क में जब आएगा हवा, जल, नमी, तो ये क्या हो जाएगी? चांदी की वस्तु भी काली पड़ जाएगी, ठीक है। चांदी की जो वस्तु होती है उसकी सतह जो होती है क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। और तांबे की वस्तुओं की सतह हरी हो जाएंगी। तो ये सब आप अपने घर पे करके देखिएगा कि कैसे क्या होता है। तो इसमें आपको सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि यदि लोहे को संक्षारण से बचाना है तो क्या उपाय करें, ठीक है। लोहे को संक्षारण से बचाना है तो क्या उपाय करें? तो आप उसको, अगर लोहा है तो उसमें आप पेंट लगाइए, ठीक है, ग्रीस लगाइए, या लोहे से जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसका लेप चढ़ाइए। ये तीनों उपाय है। और चांदी का भी, उस पर चांदी पे पालिश करके, तांबे पे पालिश करके इस जो हमारे पास संक्षारण है इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग है जो विकृत गंधिता। ये भी अच्छा हेडिंग है, नया हेडिंग है, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये भी है। तो विकृत गंधिता मतलब कि जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास होता है वसा युक्त, ठीक है, वसा युक्त मतलब कि तैलीय, जिसको कह ले तैलीय। जैसे जो पैकेट में चिप्स उप्स रहता है, नमकीन वमकीन रहता है और कुरकुरे रहता है, तो उस सब का क्या होता है? उपचयन होने लगता है, ठीक है। अगर हम उसे खुली हवा में छोड़ दें, हवा, ठीक है, क्या होता है? हवा, जल और नमी, ये तीनों लगेगा तो उसका क्या होने लगता है? उपचयन होने लगता है। उपचयन जब होने लगेगा तो हमारे पास होगा क्या कि वे पदार्थ बेकार हो जाते हैं, ठीक है, मतलब खराब हो जाते हैं, बस खत्म। तो वे पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो जिसके लिए जो हमारे पास वो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो 5 रुपये वाला पैकेट रहता है उसमें चिप्स जो रहता है, सब कहते हैं कि बहुत कम है, उसमें जो हवा भर गया है, हवा, तो वो हवा नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन भी हम लोगों के मतलब सेव के लिए रहता है कि अगर मान लीजिए उसमें हवा भरा जाएगा तो पदार्थ खराब हो जाएगा, जिसे खाने से हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है जिससे वो पदार्थ क्या रह सके? सुरक्षित रह सके।
तो दोस्तों हमारा जो ये लेसन है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाला, ये खत्म हो चुका है पूरा। इसका जो मतलब क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का, इसको हम आगे अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और अच्छा लगा हो तो ही शेयर करना, नहीं तो मत करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।